हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो प्लस टू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छे तरीके से लिख करके याद भी कर लीजिएगा। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है रक्त पर आवेश पाया जाता है, यानी जो ब्लड होता है ना उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी ब्लड में निगेटिव चार्ज पाया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक, यहाँ जो पथ प्रेरक लिखा हुआ वो सही नहीं है, उत्प्रेरक लिखिएगा। उत्प्रेरक होता है शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। यानी जो शीत कक्ष होता है, जो इसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह कहते हैं, जहाँ पे मतलब प्रशीतन का कार्य होता है, वहाँ जो है उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, अर्थात ठंडा अचानक बढ़ाने का कार्य कौन करता है। तो ये सब जो है ये करता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है। द्रव स्नेही क्लोराइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो है इसका जो अस्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी जो होती है, इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण है इसका आवेश, इसका चार्ज। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, अर्थात एंजाइम में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। ये जो उत्प्रेरक होता है, आप लोग रसायन शास्त्र में पढ़े होंगे, उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जो मतलब किसी भी कार्य की गति को तीव्र या मंद कर दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि हम लोग समझने के लिए ले, तो जैसे मान लीजिए कि स्वतः ज्वाला मतलब आग जल रही है। अब उसमें यदि हम लोग घी डाल देंगे, डीजल डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, तो आग जो जलने की गति होगी वो क्या होगी, काफ़ी तेज हो जाएगी, तेज से चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, उत्प्रेरक, यानी कि किसी कार्य क्षमता को बढ़ा देना या घटा देना। तो ये जो है इसके जो खोजकर्ता थे वो थे बर्जीलियस। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, बर्जीलियस। छठा है निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण कौन है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित चार्ज होता है, उसका उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिलेटिन, यानी बी, इस पे धनावेशित सॉल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, यानी कहाँ होती है। कक्ष ताप पर होती है, यानी कमरे के तापमान पर होती है, या उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर होता है, या किसी भी ताप पर, या अति निम्न ताप पर यानी एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कक्ष ताप पर, यानी रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के ताप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोलाइडिसॉल है, यानी कि कोलाइडिसॉल कौन है। वास्तविक विलयन है, निलंबन है, विषमांगी सॉल है, समांगी सॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषमांगी, अर्थात 8 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। जैसे मान लीजिए ग्रीस का दाग आपके कपड़े पे लग जाता है, तो उसको हम लोग साबुन से क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो जो साबुन होता है किस प्रकार साफ करता है, अधिशोषण के द्वारा, इमल्सीकरण के द्वारा, अस्कंदन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अधिशोषण या फिर इमल्सीकरण या स्कंदन, ये सभी रासायनिक क्रिया स्रोत है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी, इमल्सीकरण। इसमें क्या होता है, साबुन जो है झाग का निर्माण करता है, और झाग जो है ग्रीस को निकाल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक क्याई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप कौन सा है, क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CuI2। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। जिंक ब्लेड एस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है। तो आप बहुत मतलब 10th में पढ़े होंगे कि मतलब ये जो एस्क का सांद्रण होता है, जैसे एल्यूमिनियम का सांद्रण वगैरह होता है, जैसे फेन पल्लवन विधि द्वारा होता है,
फिर उसका चुनना, बहुत इसका मतलब प्रक्रिया होता है। तो ये जो जिंक ब्लेड एस्क है उसका सौंदर्य किस विधि से होता है, तो इसका सौंदर्य जो है वो फेन उत्पल्लवन विधि से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर युक्त एस्क है, यानी ऐसा कौन सा एस्क है जिसमें सिल्वर अर्थात चांदी का अंश पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैलेना। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा धातु है इसके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से मतलब नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों से किया जाता, ऐसा कौन सा धातु है जिनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो पाते, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, डी। आंसर हो जाएगा डी, एल यानी एल्यूमिनियम। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु भूप्रपटी में प्रचुरता से नहीं पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा राम मिस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पाई जाती है। ये जो हमारे मतलब जमीन के जो भाग होते हैं, जो भूप्रपटी होती है, उसमें कौन सा खनिज जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। ये हमारे भूप्रपटी में अधिकता पाई जाती है, यानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सिनेबार कहा जाता है, यानी किसे सिनेबार कहा जाता है, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, HGS का सूचक है सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 16, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन जो होता है वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वह क्रिया भर्जन कहलाता है। आप लोग पहले भी क्रिया पर रखेंगे, भर्जन, निष्पादन, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 का डी, भर्जन। 17, निम्न में से कार्बोनेट एस्क कौन है, कार्बोनेट एस्क कौन है, यानी कार्बोनेट का एस्क इसमें से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायस्फोर। यह कार्बोनेट का एस्क है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लोहा का एस्क हेमेटाइट हो गया, या फिर एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो गया, तांबा का क्यूप्राइट हो गया, उसी प्रकार से कार्बोनेट का जो हो गया एस्क, कार्बोनेट एस्क जो है वो डायस्फोर का है। अगला क्वेश्चन 18, किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe, लोहा, फेरिक ऑक्साइड। ये इसका आंसर हो जाएगा Fe यानी लोहा, यानी धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रयोग नहीं किया जा पाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैसीटेराइट किसका एस्क है, तो ये जो है एसएन यानी टीन का, डी इसका आंसर हो जाएगा, टीन का ये एस्क है कैसीटेराइट, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत अपकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती, यानी कि कौन सी धातु जो है नहीं प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपको डी यानी Fe, लोहा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह कौन सा है, यानी कि खनिज में सबसे कम पाया जाने वाला लवण कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, डी, बहुत कम पाया जाता है। 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर है, एल्यूमिनो थर्मिक विधि द्वारा शुद्ध किया जाता, यानी किसे शुद्ध किया जाता, तो ये हो जाएगा डी, क्रोमियम को शुद्ध किया जाता है एल्यूमिनो थर्मिक विधि द्वारा। यानी क्वेश्चन हो जाएगा कि मतलब क्रोमियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता, तो एल्यूमिनो थर्मिक विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किसे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कॉपर, कॉपर को जो है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इससे पहले हम लोग 22 में पढ़े थे एल्यूमिनो थर्मिक विधि द्वारा किसका, क्रोमियम का, और फिर विद्युत विच्छेदन द्वारा किसका, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 24, कॉपर पायराइट किसका एस्क है, तो हम अभी पहले ही चर्चा किए थे, एकदम बिल्कुल याद रखना है, लोहा जो है वो हेमेटाइट का, और ये एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, तांबा का क्यूप्राइट, तो ये हो गया कॉपर पायराइट। इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉपर का, कॉपर का क्या है, कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 25, गैंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाता है, सबसे पहली बात गैंग क्या होता है, तो जो खनिज में जो अशुद्धि पाई जाती है उसे गैंग कहते हैं, और गैंग और फ्लक्स दोनों मिलकर के क्या बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैंग और एस्क दोनों मिल जाते हैं तो वो खनिज का निर्माण करते हैं, अर्थात खनिज में ही गैंग और फ्लक्स दोनों पाए जाते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए, उम्मीद
करते हैं कि ये कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा देगा केमिस्ट्री में, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख कर और याद कर लें। धन्यवाद।